अच्छा, आज का हमने एक टेस्ट करना है जिसको ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं कहते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं हम थ्रू ब्लड ग्लूकोज किट। ठीक है। ब्लड ग्लूकोज किट के अंदर, जिसको ग्लूकोज ऑक्सीडेज किट या पेरोक्सीडेज मेथड भी कहते हैं, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेज मेथड या क्लोरिक मेथड भी कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि दो होती हैं बोतल्स, एक में रीजेंट पड़ा होता है और एक में स्टैंडर्ड होता है। रीजेंट में वो सारी चीजें होती हैं जो ग्लूकोज को एंड प्रोडक्ट रेड डाई कनीन मीन के अंदर, डाई के अंदर कन्वर्ट करती हैं। ठीक है। रीजेंट के अंदर वो सारी चीजें मौजूद होती हैं जो ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करती हैं, रेड डाई कीनोन मीन के अंदर। अब किसी ब्लड के अंदर जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतना ज्यादा ये रेड डाई किनीन अमीन बनेगा। ठीक है। अब होता क्या है, किट जो आपका रीजेंट बोतल होती है उसके अंदर सर आपका, इसे जूम कर दें। अच्छा, हाँ जी, अब ठीक है, और यस ज़रा सर। बड़ा कर दें। नहीं, इतना काफी है सर। अच्छा, अब ये आप दे सकते हैं, ये ग्लूकोज है, ये रेड डाई कीनोन अमीन के अंदर कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज है, ये रेड डाई कीनोन अमीन के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये जो रीजेंट बोतल होती है उसमें इंजाइम होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर फिनोल होता है, इसके अलावा इसके अंदर 4 एंटी पायरीन होती है, और इसके अलावा इसके अंदर बफर होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि अब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी और पानी की मौजूदगी में ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो कि किट के अंदर रीजेंट बोतल के अंदर मौजूद है, ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोनिक एसिड, जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोनेट। प्लस इसमें ये एक हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड उतना ज्यादा बनेगा जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा। ठीक है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड फिर 4 एंटीपायरीन फिनोल के साथ रिएक्ट करता है, किस एंजाइम की मौजूदगी में, पेरोक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में, और एक रेड डाई बनाता है जिसको कीनोन अमीन कहते हैं, डाई कहते हैं। और ये 530 या 540 नैनोमीटर के ऊपर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन देता है। ठीक है। और प्लस इसके साथ वाटर रिलीज होता है। ठीक है। अब ये है इसका प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल में क्या है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, वो ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड में चेंज होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड 4 एंटीपायरीन फिनोल के साथ मिलके प्रोक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में रेड डाई बनाता है जिसको कीनोनमीन कहते हैं। प्लस इसमें वाटर बनता है। जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतना ज्यादा रेड डाई, जितना ज्यादा, इसका मतलब है ग्लूकोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रेड डाई। ठीक है। अब नॉर्मल रेंज क्या है सीरम प्लाज्मा की, ये 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेते हैं। ठीक है। और अगर आपने खाने के 2 घंटे बाद किया है तो ये अप टू 150 मिलीग्राम पर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से अगर आप चेक कर लें तो 50 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो ये फास्टिंग है, और ये अगर आपने इसके 2 घंटे बाद खाना खाया है तो उसके बाद ये 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक चला जाता है। ठीक है। तो इसमें अगर रीजेंट में देखें तो दो चीज़ें होती हैं, इसमें स्टैंडर्ड होता है जिसकी कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और रीजेंट होती है वो डिफरेंट कंपोजिशन में यूज होती है। तो इसमें वेवलेंथ इस 546 नैनोमीटर या 505 नैनोमीटर दोनों के ऊपर आप सेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि मोस्टली हम 530 के ऊपर चेक सेट कर देते हैं। टेम्परेचर 30 से लाइट पाथ 1 सेंटीमीटर है। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर से अगर आप कर रहे होते हैं तो इसका प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। आपने पहले माइक्रो पाइपर्स लेनी है, एक 1 ml वाली, यानी कि 1000 माइक्रो लीटर वाली,
और दूसरी लेनी है आपने 100 माइक्रोलीटर वाली, जिसकी रेंज होती है 10 टू 100 माइक्रोलीटर। ठीक है, जो 1 ml वाली या 100,000 माइक्रोलीटर वाली होगी, वो उसके लिए जो ट्यूब यूज होंगी वो ब्लू टिप्स यूज होंगी, उसके लिए ब्लू टिप्स यूज होंगी। और जो 100 माइक्रोलीटर वाली माइक्रो पाइपट होगी, उसके लिए जो टिप्स यूज होंगी वो जो येलो टिप्स यूज होंगी। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने जो फ्रिज के अंदर किट रखी हुई है उसको निकाल के आधे घंटे के लिए बाहर रख देना है, ताकि उसका टेम्परेचर 30 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए। ठीक है, तो जब रूम टेम्परेचर आ जाएगा तो फिर आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है। एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है, आपने 3 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है या 3 क्यूवेट्स ले लेनी है, उनको लेबल कर लेना है ब्लैंक, सैंपल और स्टैंडर्ड। ठीक है, ये ब्लैंक है, ये सैंपल है और ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, या ये इसको इसने एस से स्टैंडर्ड होता है, इसको इसने स्टैंडर्ड रखा हुआ है और ये सैंपल है। ठीक है, टेस्ट मीन सैंपल है इसके अंदर। तो आपने तीनों के अंदर, ब्लैंक के अंदर भी और स्टैंडर्ड के अंदर भी और टेस्ट के अंदर, तीनों के अंदर 1 ml यानी कि 1000 माइक्रोलीटर 1000 माइक्रोलीटर 1000 माइक्रोलीटर रीजेंट डाल देना है। रीजेंट में मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें हैं, उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, ग्लूकोज ये जो परऑक्सीडेज एंजाइम है, 4 माइनो एंटीपायरीन है, फिनोल है, प्लस इसमें बफर है जो पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, अगर ब्लैंक है तो उसमें 10 माइक्रोलीटर, ये आप 100 माइक्रोलीटर वाली माइक्रो पाइपट लेके उस पर येलो टेप लगा के उसमें 10 माइक्रोलीटर आपने क्या डाल देना है, डिस्टिल वाटर। और जो स्टैंडर्ड वाली है उसमें 10 माइक्रोलीटर आपने क्या डाल देना है, जो ग्लूकोज का स्टैंडर्ड है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है इधर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ये 10 माइक्रोलीटर आपने स्टैंडर्ड वाली क्यूवेट के अंदर डाल दिया। अब सैंपल वाले क्यूवेट के अंदर भी आपने 10 माइक्रोलीटर सैंपल डाल देना है। ठीक है, अगर तो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो फिर आप 5 to 10 मिनट्स के लिए इनक्यूबेट करेंगे। ठीक है, और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है फिर 10 to 15 या 15 to 30 मिनट तक आप इनक्यूबेट करेंगे। ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या आएगी आपके पास, अब्जॉर्प्शन ऑफ आपका जो सैंपल है डिवाइडेड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये कंसंट्रेशन है स्टैंडर्ड की विच इज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये आपका ये आपने इंक्यूबेशन करके रीडिंग ली है, अब्जॉर्प्शन सैंपल की आई है, अब्जॉर्प्शन स्टैंडर्ड की आई है, उसको 100 से जितनी भी कंसंट्रेशन होगी आपके स्टैंडर्ड की उससे मल्टीप्लाई कर देना। लेट्स सपोज के आपके सैंपल की अब्जॉर्प्शन आई है 0.2, तो स्टैंडर्ड की भी अब्जॉर्प्शन आई है 0.2 से कैंसिल आएगा, तो आंसर क्या आएगा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर आपके सैंपल की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और स्टैंडर्ड की कम है, तो इसका मतलब है 100 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, सिंपल है। तो अगर स्टैंडर्ड की वैल्यू हाई आती है, सैंपल की कम आती है, इसका मतलब है 100 से कम आएगी वैल्यू। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, तो ये एक नोट आपने बड़ा इम्पोर्टेंट करना है, टू अवॉइड ग्लाइकोलिसिस द सीरम शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम क्लोट एज सुन एज पॉसिबल। तो इसके लिए हमने क्या कर लेना है कि ईडीटीए डाल देना है, या फ्लोराइड बल्ब भी डाल देते हैं। फ्लोराइड बल्ब क्या कर देता है, ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप कर देता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस उसकी कंपोजिशन में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जो फ्लोराइड है ये ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप कर देगा और ईडीटीए क्लॉट नहीं होने देगा। तो ये आप उसमें से आप प्लाज्मा लेके और एनालिसिस करेंगे। ये कंडीशन है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आपने 3 क्यूवेट लेनी है, एक को ब्लैंक रख लेना है, एक को स्टैंडर्ड रख लेना है, एक को सैंपल लेना है। तीनों में आपने 1 ml रिएजेंट डाल देना है। अब जो ब्लैंक वाली है उसमें 10 माइक्रोलीटर आपने
डिजिटल वाटर डाल देना है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड वाली है उसमें 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड वाली छोटी बोतल से आपने वो डाल देना है। और सैंपल वाली में 10 माइक्रोलीटर जो ब्लड का सीरम है या प्लाज्मा है वो लेके डाल देना है। फिर आपने ये फार्मूला लगा के, अगर आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो फिर आप खुद से फार्मूला लगाएंगे। अगर सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर है तो सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर में पहले आप ब्लैंक की देंगे, वो उसको ऑटो जीरो कर देगा। फिर आप उसको स्टैंडर्ड की देंगे तो वो एक फैक्टर दे देगा, ठीक है। फिर आप सैंपल की रीडिंग लेंगे तो वो उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू दे देगा कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, वो उसकी डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। तो ये है बहुत। अब थोड़ी सी हम एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन की। ये आप देखें, यहाँ से हम स्टाफ प्रेजेंटेशन करते हैं और एक और विंडो को देखते हैं क्रोम की। ये ग्लूकोज एस्टिमेशन, ये देखें, इसने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नहीं किया, इसने सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर से किया। तो आपने सबसे पहले अपन ग्लूकोज को हाँ, सबसे पहले उसने ग्लूकोज वाले को एक्सपेरिमेंट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद वो आ जाएगा कि ग्लूकोज खुद ही पैरामीटर सेट कर देंगे, वो वेवलेंथ भी सेट कर देगा, सारा कोई सेट करेगा। पहले आपने डिस्टिल वाटर को सक करवाना है, ठीक है। डिस्टिल वाटर को सक करवाने का मकसद क्या होता है, ये जो डिस्टिल वाटर को ताकि इसमें कोई अगर इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फिर वो ब्लैंक को रन करवाएगा। अभी ब्लैंक को रन करवाने के बाद कोई ना कोई रीडिंग आएगी उसकी, उसको वो जीरो कर देगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हो तो उसको ब्लैंक को रन करने के बाद ये उसने ब्लैंक लिया है जिसमें आपने 1 ml रीजेंट और 10 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर डाला हुआ है, तो ये उसकी रीडिंग को जीरो कर देगा अभी, ठीक है। अब उसने कहा कि साक, अब वो कहेगा कि आपने लेना है, क्या लेना है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड की वो साक करवाएगा, ठीक है। तो इधर स्टैंडर्ड लिखा होगा, उस बटन को प्रेस करके साक करवाना है आपने स्टैंडर्ड। ये देखें, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड उसने अभी ये साक करवाना है सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर में, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अब्जॉर्प्शन आएगी। तो अब्जॉर्प्शन लेके वो एक फैक्टर भी दे देगा। मसलन ये इसकी वैल्यू आई है, कितनी आई है, ब्लैंक को उसने जीरो किया हुआ है और ये इसके स्टैंडर्ड की वैल्यू आई है 0.361, ठीक है। ये नजर आ रहा है 0.361 आपकी आई है। अब उसने क्या किया है, अब उसने जो है वो स्टैंडर्ड की लेनी है वैल्यू, सैंपल की लेनी है। अब स्टैंडर्ड की ले ली है, अब उसने सैंपल की वैल्यू लेनी है। ये देखें, अब वो सैंपल को लेगा वैल्यू, ठीक है। अब ये सैंपल को की वैल्यू उसने ले लिया। ये आफ्टर इंक्यूबेशन होता है, ठीक है। ये आफ्टर इंक्यूबेशन होता है ये वैल्यू। और ये क्या आ गया इसमें, ये एडवर्टाइजमेंट भी साथ आ रही है। चलें, ये देखें, ये अब उसने स्टैंडर्ड सैंपल की एब्जॉर्प्शन ली है, तो ये आई है 0.309। तो जो आपके स्टैंडर्ड की है वो कम आई थी, 0.2 समथिंग आई थी, तो स्टैंडर्ड की आई है 0.3, ठीक है। तो ये अब उसने कहा कि ये 0.309 आई है स्टैंडर्ड की, और जो सैंपल की आई है, और स्टैंडर्ड की क्या आई थी 0.2 घुमाई जा रहा है वो अपने कैमरे को। तो अब ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी ग्लूकोज की, उस वो डायरेक्ट, ये जो ये इसने सैंपल एक और दफा रन किया है, पहले शायद इसकी रीडिंग सही नहीं आई, तो इसने सैंपल ये देखा है। तो ये ऑब्जर्वेशन ऑफ सैंपल आई है 0.374, और जो आपकी स्टैंडर्ड की आई है 0.361। तो ये इसने वैल्यू दे दी है, अभी आई नहीं वैल्यू, ये आई है 103.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है।
तो ये उसकी एब्जॉर्प्शन सैंपल की है, ये दोबारा हम देख लेते हैं। अच्छा, उसने स्टैंडर्ड के लिए है तो 0.361 आई है, फिर सैंपल के लिए है 0.3 समथिंग आई है। तो उसने अब दोबारा सैंपल के लिए ताकि रिजल्ट जो है मजीद कंफर्म हो जाए, डुप्लीकेशन में ले रहा हूँ। हाँ, ये रीडिंग आ गई है ग्लूकोज की कि जो गिवन पर्सन है उसकी जो ग्लूकोज लेवल है ये आया है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये नॉर्मल रेंज है, क्योंकि जो स्टार्विंग कंडीशन में आप सैंपल लेते हैं उसका जो लेवल होता है वो 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। लेकिन अगर आप रैंडम सैंपल लेते हैं तो ये 80 to 130 तक जा सकता है। ये आप उसने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का, ग्लूकोज कंसंट्रेशन कैसे आएगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल, अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। जो भी अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर रहे हैं तो ब्लैंक की रीडिंग लेके आपने जीरो कर लिया, फिर आपने स्टैंडर्ड की लिया है वो नीचे वैल्यू लिख लेनी है, फिर आपने सैंपल के लिए वो ऊपर लिख लेनी है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब किन केसेस में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस में बढ़ जाता है ग्लूकोज का लेवल, ठीक है, या आपने हाई कार्बोहाइड्रेट मील ली हो तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पाती और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। सिमिलरली लो ग्लूकोज लेवल भी हो जाता है, जिसको हाइपरथायराइडिज्म का हो तो तब भी वो हो सकता है, या फिर वो आप इंजेक्शन इंसुलिन का जो यूनिट है उसकी ज़्यादा ले लें। ठीक है, ये उसने नॉर्मल वैल्यूज भी दी हैं, चिल्ड्रन में 60 से 100 मिलीग्राम और अडल्ट में 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अच्छा, ये पोस्ट प्रांडियल 2 आवर्स पोस्ट प्रांडियल में लेस देन 120, यानी कि रैंडम सैंपल में जो है वो 80 टू ये रैंडम सैंपल में 60 to 140 यानी कि 130 या 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये यहाँ पे 80 होना चाहिए। ठीक है, रैंडम सैंपल। तो ये है इसका अबाउट ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है या आगे चलें? सर आज आगे चलते हैं।